आयन तक का जो दरमियान में गैप है, डिस्टेंस है, वो उसने ए के साथ शो किया है। ठीक है, यूजुअली जो ए होता है ये यूज होता है लैटिस कांस्टेंट के लिए, या इसको हम लैटिस पैरामीटर भी कहते हैं। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स की टर्म है, आई होप कि आपको पता होगा इसका क्या मतलब होता है। और भाई पता है ना लैटिस कांस्टेंट किसे बोलते हैं? जी सर, सेपरेशन। जी सर पता है जी। ओके ओके, तो अब ये जो आपके पास लैटिस कांस्टेंट है ना, यहाँ पे ए है, द गैप बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव आयंस के दरमियान में अगर आप एक प्रोटॉन को रखते हो, तो देखिए जब वो एक पॉजिटिव आयन के जितना करीब जाएगा उसके ऊपर पोटेंशियल वेरी करेगा। और डू यू एग्री विथ मी? ओके, तो ये एग्जैक्टली ये अब एक तरह से डायरेक्ट रिजेम्बलेंस है। ये ऊपर आपके पास पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वाले केस के अंदर कि कैसे वहां पे जब आप पोजीशन चेंज करते हो तो आपके पास उसके ऊपर एनर्जी वैल्यूज जो है वो क्या होती है, चेंज हो जाती हैं। ओके, तो ये अगर आप देखें उसने यहाँ पे जो कुछ डिस्क्राइब किया है तो वो कहता है कि इन फिगर 12.5 an electron moving through a crystalline solid can be considered almost free between consecutive lattice points। यानी बिटवीन होगा दरमियान में तो वो फ्री होगा, लेकिन जो ही वो किसी एक से ज्यादा क्लोज होगा, किसी लैटिस पॉइंट के करीब होगा, तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो कहता है कि सो द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द लैटिस पॉइंट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द अबव मॉडल, जो आपने स्टडी किया है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में। तो अब अगर इसी तरह से हम नेक्स्ट पे जाएं, वन डायमेंशनल की बजाय यहाँ पे आपके पास थ्री डायमेंशनल में यहाँ पे आ जाए, तो ये भी आपने किया हुआ होगा। थ्री डायमेंशनल बॉक्स में आप एक की बजाय है वो किसी तरह से अगर आप इसको सॉल्व करें तो जो उसकी एनर्जी होगी दैट इज गिवन बाय ये इक्वेशन 12.14b। ठीक है, तो इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि n क्या चीज होगी? शाबाश सर, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, गुड। तो अब फिर आपके पास यहाँ पर इसकी एनर्जी वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए आपको यानी अगर वही एल एक्स एल वाई एल सी को अगर आप वॉल्यूम की टर्म में लिख लें तो आपके पास जो इक्वेशन 12.14c है, ठीक है, कौन से वाली, ये वाली जो मैंने भी आपके साथ पेज शेयर किया हुआ है 12.14c। अब इट मींस दैट कि एनर्जी डिपेंड करेगी आपके पास nx ny और nz के ऊपर, और इसको कंबाइंडली जो एक लिखा जा सकता है वो आपके पास है cnj का स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पे c आपके पास सिंपली एक कांस्टेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम, बाकी पाई h कट ओवर 2m, यू नो दैट ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जबकि आपके पास जो nj का स्क्वायर होगा दैट विल बी nx स्क्वायर ny स्क्वायर और nz का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें वो कहता है नोट दैट एनर्जी लेवल
of a free particle depends on the quantum numbers nj as well as the volume. If volume decreases, the value of E increases. इसका क्या मतलब है? अबू जी थोड़ा सारा वो स्पेस दे। ये बेटे माइक्स बंद कर दें, जस्ट वो बंदा माइक ओपन करे जिसने क्लास डिस्कशन में की बात करना है। तो इस जुमले का क्या मतलब है बेटे? जो मैं आपसे ये नोट दैट द एनर्जी इज ओनली वन सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ये ऊपर सॉरी, the energy levels of a free particle depends on the quantum numbers nj as well as on the volume. ठीक है? If volume decreases, the value of E increases. इस जुमले का क्या मतलब है भाई? सर E और B के दरमियान इनवर्स रिलेशन है जो कि 12.14 C से भी जाहिर है। सिंपली मैं यूं जनरलाइज फॉर्म में आपके साथ बात करूंगा कि किसी पार्टिकल को जितना आप स्मॉलर स्पेस के अंदर कन्फाइन करोगे, उसकी एनर्जी वैल्यू जो है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। Am I right? सर ऐसा क्यों होगा? By virtue of quantum हाँ भाई, anyone of you? सर अगर नंबर ऑफ मोड्स फिर सेम रहेंगे तो फिर तो एनर्जी इंक्रीज करेगी वॉल्यूम कम करने से। वही मैं यहाँ पे बात, हमेशा एक बात याद रखें, जब भी आप किसी दो पैरामीटर्स का आपस में कंपैरिजन करते होते हैं तो बाकी सारे पैरामीटर्स को जो इफेक्टिंग पैरामीटर्स होते हैं, यानी जो उस रिलेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, तो उनको आपको कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है? तो इट मींस दैट कि अगर आप जस्ट एनर्जी सॉरी आप एनर्जी और वॉल्यूम का जो है वो कर रहे हैं कंपैरिजन, तो फिर आपको nx ny और nz जो है इनके स्केयर्स और ये जो आपके पास है इनको, लेकिन एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन जो किया है कि आपके पास एनर्जी और वॉल्यूम का ये इनवर्स रिलेशन क्यों है? एक बहुत क्लियर और जो मतलब मैं कह सकता हूं कि मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, वो तो ये है कि जाहिर है हम इस तरह के सिस्टम्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखते हैं, तो जो आपके पास कैलकुलेशंस हैं इस सिस्टम के बारे में, इस सिस्टम्स के पैरामीटर्स के बारे में, वहीं से ये रिलेशन ड्राइव हुआ है। तो वो एक जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो हमें बताती हैं कि बेसिकली जब एक पार्टिकल को आप जितनी स्मॉल स्पेस में कन्फाइन करेंगे तो उसके ऊपर जो एनर्जी वैल्यू, ठीक है, तो अगर आप फिजिकली इस चीज को देखना चाहें या ऑब्जर्व करना चाहें, ऑब्जर्व तो खैर हम नहीं कर सकते, वो तो अगेन वही बात होगी कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के नतीजे में हमारे सामने आ रही है ना। तो ये तो इसका एक बहुत साइंटिफिक आंसर हुआ ना कि ये हमें इन कैलकुलेशंस की वजह से ये इनके दरमियान रिलेशन जो है वो क्या कह लें कि फिजिकली डिस्क्राइब करना चाहें तो कैन बी पुट एन आर्गुमेंट। शाबाश।
जी बेटे, शाबाश। Any one of you? हाँ भाई, सर अगर ऐसे सोचें कि वॉल्यूम कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हमारे पास डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखने से तो ये इंक्रीज लग रही है। नहीं लग नहीं रही, बल्कि ये हमारे पास जो मैंने पहले आपको बताया कि कैलकुलेशंस है, उसके नतीजे में हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि जब आप किसी पार्टिकल को स्मॉलर स्पेस में कन्फाइन करेंगे तो जितना आप उसके लिए स्पेस को स्मॉल करते जाओगे तो उतना इस पर यानी कि जो उसकी एनर्जी है वो इंक्रीज करती जाएगी, ई की वैल्यू यहाँ पे। शाबाश, बताएं मुझे। क्यों भाई? सर इसके लिए E इज इक्वल टू HC और लैम्डा वाला रिलेशन यूज कर सकते। नहीं रिलेशन से तो आपके पास एक रिजल्ट आ गया सर, वो वेवलेंथ से अगर एनर्जी को कोई चलें, इस पे आप लोग मजीद खुद भी सोचिएगा, लेकिन जो मेरे माइंड में इसके लिए एक फिजिकल रीजनिंग आ रही है इसकी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वेल डन बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया। आई थिंक पहला क्वेश्चन इस हमारे पिछले वो सारे लेक्चर्स के अंदर आया है जो कि थिंकेबल, यानी जिस पे ना वैसे आपके लिए तो शायद सारे ही वो थिंकेबल ही होंगे, मतलब नए सिरे से आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप एक स्टूडेंट ने, बेटी ने इस तरह से किया कि ना मुझे भी मतलब मैं सोच के मैं जवाब दे रहा हूँ कि बट मे बी द फिजिकल रीजंस। ठीक है, ओके। देखिए, it is not possible until even at 0 Kelvin, बल्कि 0 Kelvin पर भी आपके पास 0 पॉइंट एनर्जी मौजूद होती है। अब मेरी ना बात को जरा ध्यान से, मेरी क्लास है आई थिंक 1 बजे तक। ओके बेटे, वो ऑफिस से जायद आया था जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपके लिए ये पॉसिबल नहीं कि टू मेक इलेक्ट्रॉन स्टैंड स्टिल। यस सर। बात समझ आ रही है? यानी आप ये नहीं कर सकते कि एक इलेक्ट्रॉन को आप बिल्कुल साकन कर दें। होता ये है कि आपके पास इवन एट 0 केल्विन एक एटम का जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद रहता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये एक बड़ी रफ सी स्टेटमेंट होती है, हमेशा
इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो कोई प्योर सर्कुलर नहीं होते, ठीक है। जस्ट आप यूं पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है, और यानी वो जो ट्रेजेक्ट्री है उसको भी आप एक रेंज दे सकते हैं कि यस यानी ये वो रीजन है या ये वो एनर्जी के अंदर, अगर सिस्टम्स के अंदर एक आप यूं कह लें कि बिल्ट इन एनर्जी मौजूद है, ठीक है, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। इसकी एक रफ सी एग्जांपल, वेरी रफ सी एग्जांपल यूं आप ले सकते हैं कि अगर आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो जितना ज्यादा कंप्रेस करते जाएंगे उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? ये बिल्कुल, अब आप दूसरी तरफ जाएं, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे आपके पास एक मूविंग पार्टिकल्स हैं, तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा कम जगह के अंदर कॉन्फाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप यूं कह रहे हैं कि आप उसकी बाउंड्रीज को स्केल रहे हैं। तो इसमें और उसके उस वक्त जिसको हम फिर क्वांटम कन्फाइनमेंट कहते हैं, तो उसमें क्वांटम इफेक्ट्स जो हैं जो कि उसको एक मुसलसल एक पर्टिकुलर मोशन में रखना चाहते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि जितना आप उसको लेस बाउंड्स यानी कि यानी लेस स्पेस के अंदर बाउंड करने की कोशिश करेंगे, तो उस पार्टिकल के ऊपर पोटेंशियल और ठीक है, कुछ बात को फॉलो किया? जी जी सर। ओके, तो मजीद आप इस पे आप लोग भी मजीद सोचिएगा, एंड आई विल टू, देन वी कैन डिस्कस इट अगेन, मतलब है। लेकिन इस वक्त जो क्वेश्चन पुट किया गया है इसके बारे में जो मेरे माइंड में जितनी मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है, ओके। जी सर। जो मैंने बात कही है, जो रीजन बताई है, इट इज मतलब साइंटिफिक रीजन जो है इसकी, मैंने आपको फिजिकली भी बताई है, और पहले बाय रिलेशन जो आपने क्वांटम कैलकुलेशंस की हुई है वो भी हमें यही एविडेंस देती है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा उस पार्टिकल की जो वेव नेचर होती है, वेव नेचर समझते हैं? यस सर। वेव को कैसे डिफाइन करते हैं? सर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। फंक्शन से। ओके, ओके, चले, मैं आपको ना थोड़ा सा इस बात को एक और, बेसिकली मैंने एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बुक के चैप्टर पर, वो बुक इतनी अच्छी थी कि उसके हर चैप्टर के शुरू में ना उस चैप्टर से रिलेटेड कोई एक क्रिटिकल बड़ा जुमला लिखा होता था। तो मैंने पढ़ा था कि अब वहां पे जो वेव्स की बात हो रही, सॉलिड स्टेट में ये आगे क्वांटम, तो स्टार्ट में उसने एक बात लिखी, उसने कहा कि द मोस्ट रिफाइंड शेप ऑफ द मैटर इज वेव। आथर ने उस चैप्टर के स्टार्ट में जो मतलब स्टार्टिंग पेज था, जिस पेज से उसने वो चैप्टर स्टार्ट किया, उससे पहले एक एम्प्टी पेज होता है। एम्प्टी पेज पे उसने अपनी बात स्टार्ट करने से पहले एक जुमला लिखा कि द मोस्ट रिफाइंड शेप ऑफ मैटर इज वेव। इन फिजिक्स एनर्जी and mass are interconvertible,
यानी इस जुमले का मतलब बेसिकली ये है कि आप एक मटेरियल को कट डाउन करते जाएं, स्मॉलर 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 पीसेस, अल्टीमेटली you will have just a wave. और ठीक है? Yes, sir. Okay. तो this is wave nature of the particle कि आप उसको you are trying to confine it in a smaller volume. ठीक है? तो जो उसके अंदर वो जो एक बिल्ट इन यानी कि काइनेटिक्स मौजूद है, उसकी एक वेव नेचर मौजूद है, आप उसको एक स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर कन्फाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इफेक्ट्स हैं जिनको यूजुअली हम फिर क्वांटम कन्फाइनमेंट्स कहते हैं, तो बेसिकली वो ये है कि जितना आप उसकी बाउंड्स को स्कोर रहे हैं, उसके ऊपर एक पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है एक्सटर्नल की वजह से। ओके, तो मतलब मैं अब आपके सामने थोड़ी सी और डेप्थ पे एक बात करूं तो वो ये हो सकती है कि देखिए